एवरीवन, आज हम इग्नू बीएससी में पीवाईक्यू सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं और अब मजा जो है वो कई गुना बढ़ने वाला है क्योंकि अब जो हमारे लिए पीवाईक्यू की सीरीज होने वाली है ये एक बेहतरीन सीरीज होगी क्योंकि हम एक एक क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से निकालेंगे और उसको धुनेंगे। धुनने का मेरा ये मतलब कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कम से कम टाइम में और अच्छी से अच्छी स्ट्रेटेजी उसको पूरा करेंगे। सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। चलिए कॉपी और पेन निकालना मत भूलना। लेकिन आप अब अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे पीवाईक्यू में तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी बनाओगे तभी तो सॉल्व होगा ना। कैसे बनाए स्ट्रेटजी, एक बार ध्यान से सुनो। अगर आपको कोई न्यूमेरिकल मिलता है सॉल्व करने के लिए तो न्यूमेरिकल में सबसे पहले तो आपको मार्क कर लेना फटाफट से फटाफट कि वो कैलकुलेट करने के लिए या फिर वो फाइंड करने के लिए, वो आपसे कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड करने के लिए जो भी चीजें पूछता है या डिटरमाइन करने के लिए, प्रूव करने के लिए, कुछ भी जो भी क्वेश्चन होता है, आप सबसे पहले उसके रिगार्डिंग जो आपको फॉर्मूला आता है वो लिखो। सही है ना। फॉर्मूला लिखने के बाद अब ये इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट होती है। इंपॉर्टेंट स्टेप्स कैसी, जैसे मान के चलो कि मेरे पास एक फॉर्मूला है। मैंने कहा भाई साहब सबसे बेसिक फॉर्मूला ये रहा मैकेनिक्स में, न्यूटन सेकंड लॉ, राइट। अब यहां पर कितनी क्वांटिटी है काउंट करके एक बार मुझे बता दो। तो आप कहेंगे सर ये रही एक क्वांटिटी, ये दो और ये तीन। इस फॉर्मूले में आपने पाई तीन क्वांटिटी, दिमाग में काउंट कर लिया। काउंट करने के बाद ये जरा चेक कर लो कि दिए हुए क्वेश्चन में से आपको क्या क्या पता है। तो आपको एम दिया हो, ए दिया हो, आपने टिक कर लिया। तो तीन में से अगर दो चीजें पता हो तो एक ही फॉर्मूले से काम हो जाएगा। अगर आपको एक ही पता हो, दो अननोन हो, तो भाई दो फॉर्मूले लगेंगे। ध्यान से सुनो एक बार फिर से। अगर आपके पास किसी भी फॉर्मूले में चार क्वांटिटी हैं या पांच क्वांटिटी हैं, जितने अननोन रहेंगे उतने ही फॉर्मूले लगेंगे। ये बात दिमाग में डाल लो, ठीक है ना। ये आपकी रहेगी स्ट्रेटजी। इसलिए अब इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए हम देखते हैं सबसे पहले जो हम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। हमारे पास पढ़ेंगे भाई क्वेश्चन जिन पे सॉल्व करेंगे। हमारे लिए जो पीवाईक्यू ये होने वाला है, इस पर जो क्वेश्चन बेस्ड हैं वो वेक्टर्स के होंगे, न्यूटन्स लॉज के होंगे या फ्रिक्शन के होंगे, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के होंगे। ये पार्ट अक्सर मिस कर देते हैं स्टूडेंट्स, लेकिन आप मत मिस करना क्योंकि मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ध्यान से सुनना। ऑसिलेशन एंड वेव्स के होंगे। तो जिन भी स्टूडेंट्स की इन टॉपिक्स पे पकड़ है वो इसको आगे बढ़ सकते हैं, और जिनकी पकड़ नहीं है वो भी अगर देखना चाहते हैं देखो। मैं बेसिक हर एक बात बताऊंगा, लेकिन फिर भी आप अगर वीडियो लेक्चर और देख लेंगे इनके कॉन्सेप्ट की तो फायदा वो भी देगा। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। चलिए अब हमारे लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन यहां पर है वो क्वेश्चन है, a box is pulled by a rope that makes an angle of 60 degree with the horizontal। यानी कि एक बॉक्स को जब हम खींचे, मैं आपको समझाने में टाइम लूंगा लेकिन जब क्वेश्चन करने जाएंगे तो फटाफट कर लेंगे। तो ये बॉक्स है, इसको एक रोप से खींचेंगे तो ये जो ग्राउंड है उसके पैरेलल एक लाइन बनाई, यहां एंगल है 60 डिग्री का। ओके ना, ठीक है। द फोर्स ऑन द बॉक्स अलोंग द रोप इज 100 न्यूटन। तो यार ये जो फोर्स लग रही है ये 100 न्यूटन की फोर्स लग रही है। नाउ कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स। अब देखो कैलकुलेट करने की बात आ गई ना। आप एग्जाम में करेंगे, एमसीक्यू तो करेंगे नहीं। अब ये एग्जाम में करेंगे तो आपको इसीलिए सबसे पहले लिखिए भाई गिवन क्या क्या है ना। गिवन है एंगल जो कि है 60 डिग्री, ठीक है ना, और फोर्स गिवन है आपको 100 न्यूटन। नेक्स्ट कैलकुलेट करने के लिए जो बोला है वहां यहां पर लिखिए टू कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है भाई? वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉक्स बाय डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर। डिस्टेंस भी दे रखी है इन्होंने, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। मैं इसको एस लिखता हूं, दैट इज योर 5 मीटर। नाउ टू कैलकुलेट इट इज योर वर्क डन। ये अपने को कैलकुलेट करना है। अब वर्क डन निकालना है। इसके बेस पर कौन सा फॉर्मूला है यहां लिखा हुआ है मैंने, ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए और पता होगा यार, ऑब्वियस सी बात है, ये फॉर्मूला सबको पता होगा। यहां पर कितनी चीजें हैं, 1 2 3 और ये एंगल के साथ 4। 4 में से कितनी पता है आपको? आप सर एंगल पता है, डिस्टेंस पता है,
फोर्स पता है, तो जितनी जो नहीं पता वो केवल एक ही क्वांटिटी, दैट इज वर्क डन। अब हम रेडियस क्वेश्चन को करने के लिए कि एक ही क्वांटिटी नहीं पता, एक फॉर्मूले की नीड है, इसमें पुट करो और आंसर फटाफट से कैलकुलेट कर लो। नाउ ये रही स्टेप। सो W इक्वल्स योर फोर्स इज 100 न्यूटन मल्टीप्लाई डिस्टेंस इज 5 मीटर मल्टीप्लाई cos थीटा। योर cos थीटा इज cos 60 डिग्री एंड cos 60 कितना होता है बताओगे? sin 60 √3/2, तो cos 60 1/2। काटिए इसको, that will be your 50, so work done is 250 जूल और न्यूटन मीटर। am I right? तो ये आ गया वर्क डन। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आसान था, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लास्ट T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल वाज प्लेड बिटवीन इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज। बेहतर है, क्रिकेट खेला गया है इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में। The last West Indies batsman hit the balls of the final over for a 6 over the head of the bowler। भाई साहब बॉलर के सिर के ऊपर से गई है ना बॉल। ठीक है ना, मेरी भाई वेस्ट इंडीज तो फेवरेट मेरी भी है ना, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है आगे, और वो जो डिस्टेंस कवर करती है वो 85 मीटर की है, और जिस एंगल पे जाके कवर करती है 45 डिग्री का एंगल है। प्रोजेक्टाइल बनता है कि नहीं बनता है? ये क्वेश्चन ऐसा बनता है प्रोजेक्टाइल का। तो पूरी डिस्टेंस कितनी आ गई भाई इसकी? 85 मीटर, जो यहां से इसने कवर की है पूरी, राइट, पूरी डिस्टेंस, ये जो पैराबोलिक पाथ में है, क्योंकि इसने डिस्टेंस बोली है, डिस्प्लेसमेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट बोलता तो ये लाइन चुनते हैं हम, डिस्टेंस बोली इसलिए पैराबोलिक पाथ आ गए। नाउ कैलकुलेट द एक्स एंड वाई कंपोनेंट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। नाउ अब हमें एक्स में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैलकुलेट करनी है। फिर से कैलकुलेट क्या करना है हमें, ये एक्स में और वाई में जो भी हाइट कवर की है इसने वो डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। पैराबोलिक का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, ये हर कोई कर सकता है, एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। इतने आसान क्वेश्चन दिए जाएंगे उम्मीद नहीं थी, बट बहुत आसान क्वेश्चन है ये। सो एक्स कंपोनेंट, राइट, एक्स कंपोनेंट ऑफ डिस्टेंस बोले तो डिस्प्लेसमेंट। कितनी डिस्प्लेसमेंट है फटाफट बता दो आप। आप बोलेंगे सर ये हो जाएगी, देखिए ये हो जाएगी कॉस की, तो ये इट विल बी 85 cos 45 डिग्री। 85 cos 45 कितना है? 1/√2 मीटर। y कंपोनेंट पे आ जाओ, y कंपोनेंट भी आसान है, ऑब्वियसली बात है, ये हो जाएगा 85 sin 45 डिग्री, राइट ना। जब यहां से जो एंगल बन रहा है इसके सामने वाला जो पोर्शन है वो साइन होता है, और ये जो ये बेस वाला जो पोर्शन है वो कॉस होता है, ये बात याद होनी चाहिए आपको। So 85/√2 मीटर, so it will be your displacement। इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, ठीक है, √2 पर मल्टीप्लाई, √2 नीचे मल्टीप्लाई, एंड वी विल गेट अवर आंसर। फाइन, चलिए नाउ देखिए ये क्वेश्चन आ गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लो, बहुत बेसिक है, आसान है। इस क्वेश्चन में बोला गया है क्लासिफाई द फॉलोइंग ODE ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, डिग्री एंड लिनियरिटी और नॉन लिनियरिटी। मैं अगर आपसे बोलूं इसका ऑर्डर कितना है, तो भाई यहां ऑर्डर का मतलब है कि इस डेरिवेटिव का मैक्सिमम कितनी बार किया गया है ना। इस डेरिवेटिव को मैक्सिमम 2 बार किया गया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं इसको। सो ऑर्डर तो हो गया 2, दिख रहा होगा आपको ये d2y/dx², मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, राइट। ये इसका फाइनल ऑर्डर, ये इसका 2 बार डेरिवेटिव है। फॉर एग्जांपल ये है डिस्प्लेसमेंट, इसका 1 बार डेरिवेटिव करोगे तो आ जाएगी वेलोसिटी, 1 बार और डेरिवेटिव करोगे तो वो आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है ना, दिख रहा है ना विजिबल, ठीक है ठीक है। अब इसके पूछता है ये डिग्री कितनी है। डिग्री के लिए मुझे ये बता दो साफ साफ तरीके से, ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव है इसकी ओवरऑल पावर कितनी है। यू विल से इट इज 1, है ना भाई, ये पावर कितनी है 1, तो डिग्री होगा इसकी 1। लिनियरिटी की नॉन लिनियरिटी, लीनियर या नॉन लीनियर बताने के लिए ध्यान से देखिए, नो पावर, ठीक है ना, नो प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट, एंड थर्ड नो ट्रांसडेंटल फंक्शन, यानी कि कोई भी जो वेरिएबल है हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि y होता है जिस तरह से,
हम जब इक्वेशन लिखते हैं लाइक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y डिपेंडेंट होता है। ऐसे में जो y है वो किसी साइन कॉस जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉग फंक्शन उसमें नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी साइन आ सकता है लेकिन y उसके साथ में नहीं होना चाहिए। साइन y e की पावर y ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, राइट। नो फंक्शन, नो ट्रैप्ड इन फंक्शन, फंक्शन में ट्रैप नहीं होना चाहिए। देखो साइन तो है लेकिन यहां पर x है साइन में जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट आ सकता है लेकिन डिपेंडेंट कौन है, y नहीं होना चाहिए। अगर y नहीं है तो ये लीनियर है, y नहीं है तो ये इक्वेशन लीनियर है। हो गया ना क्वेश्चन। आगे बढ़ सकते हैं अपन। ये क्वेश्चन भाई बहुत मजेदार है। इसमें ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करनी है। क्या होती है कैसे होती है ये आपको थोड़ा समझा देता हूं मैं। देखिए किसी भी ये जो इक्वेशन लिखी गई है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d2y बाय dx या dt स्क्वायर, कुछ भी इसमें दिया नहीं है उस तरह से, प्लस 4y डैश का मतलब है एक बार डेरिवेटिव माइनस 5y इक्वल टू 0। हाँ, तो ये जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है ना, यहां पर इसके सॉल्यूशन में रूट्स निकालना बड़ा डिफिकल्ट है यार। तो देखो समझाता हूं मैं कैसे। जब कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होती है लाइक दिस, हम इसके रूट्स निकाल लेते हैं, है ना। लेट्स भी से कुछ भी ले लो वैल्यू, 9 हो गए 10 हो गए, इसके रूट्स निकाल लेते हैं हम। कोई निकल के आता है 5 3 2 वटेवर जो भी निकल के आता है, हम इनके रूट्स निकाल लेते हैं, इनको सॉल्व कर लेते हैं। जब इक्वेशन इस तरह से दी गई हो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके रूट्स नहीं निकाल पाओगे, इसको सॉल्व करना डिफिकल्ट है। तो हम कन्वर्ट करते हैं इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन में, ठीक है ना। और ऑक्सिलरी इक्वेशन इसी फॉर्म में होती है, ये होती है ऑक्सिलरी इक्वेशन जिसको हम सॉल्व कर सकें, जिसके रूट फाइंड कर सकें। तो कन्वर्ट करें। अब कन्वर्ट करने के लिए यहां पर एक खेल और सुनिए। कन्वर्ट तो करेंगे, इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टर्म में आ जाए। मैं मानता हूं, लेट्स चले जाए एक एग्जांपल लेते हैं ना। मैंने कहा कि सर अगर मैं इसमें कन्वर्ट करना चाहूं तो मुझे अजम्पशन करनी पड़ती है। मैंने अजम्पशन पहले आपको गलत बता रहा हूं करके, ठीक है, उसके बाद सही बताऊंगा। मैंने एक अजम्पशन करी, सर y इक्वल्स टू x ले लो। मैंने कहा सही है, चलो डेरिवेटिव करोगे कितना आएगा। इसको थोड़ा सा हम, एक मिनट, हाँ यस ये ठीक है ना। ठीक है, y की पावर x, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव करो कितना आएगा आपको, सर dv बाई dx आ जाएगा हमारे पास 2x, और जब डबल डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आएगा, वो आ जाएगा 2। सही है ना। अब इन सब वैल्यू को इसमें रखो तो सही, यहां रखो भाई, y डबल डैश 2 आ रहा है। मैंने कहा बहुत सही है। सिंगल में जो एक बार डेरिवेटिव किया वो 2x आ रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब हमने डेरिवेटिव नहीं किया, ये एक्स स्क्वायर रख दिया, चलो बहुत सही बात है। अब ये 2x है, मल्टीप्लाई में 2x है, ठीक है ना। यहां पर समस्या ये है कि आप x की जो वैल्यू रख लो, मैंने बोला 0 रख लो, मैंने यहां 0 कर दिया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, लेकिन बचेगा क्या वो 0, 2 तो बच गया ना। अगर ऐसे में जो 2 बच गया तो हम y को ऐसा फंक्शन नहीं मान सकते हैं। आप बोलोगे सर y को ऐसा मत मानो, कुछ और मान लो, x मान लो। भाई x मानोगे तो डेरिवेटिव तो 2 बार करना पड़ेगा ना अपने को। मेरे कहने का मतलब ये है कि y को हम इस फॉर्मेट में अगर मानेंगे तो 0 इक्वेशन में नहीं आएगा, और हमें ये 0 दिया हुआ है। तो 0 आ जाए इसके लिए हम कुछ ऐसा फंक्शन मानते हैं जिसका डेरिवेटिव सेम रहे, और वैल्यू रखें तो वो 0 का 0 बन जाए। ये जो मैंने वर्डिंग कही ना, सेम रहे, बाउंस गई है, समझाता हूं मैं कैसे। y को सिंपल सी बात एक्सपोनेंट में मान लो, इसका डेरिवेटिव करोगे सेम वैल्यू आएगी, और ऐसे में सेम आएगी तो कोई समस्या नहीं आएगी। समझाता हूं कैसे। सिंगल एक बार डेरिवेटिव करो कितना आएगा, m a टू द पावर mx। सबको डेरिवेटिव आता है, जिसको ना आया वो कमेंट कर देना कि सर डेरिवेटिव नहीं आया, समझा दो कैसे करेंगे, मैं समझा दूंगा। अच्छा इसको करो, ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। यहां पर e की पावर mx को 0 कर लो, तो भाई साहब ये भी 0 वो भी 0, और इक्वेशन में 0 आ रहा है, तो ये मानना पड़ता है अपने को। समझ गए बात, कि एक्सपोनेंट में मानोगे तो ये 0 बन जाएगा, ये हमारी अजम्पशन होती है। तो यहां लिखनी है आपने एग्जाम के लिए अज्यूम, ठीक है ना, अज्यूम कर लिया। वैल्यू रख लो जरा, y डबल डैश कितना है, इट इज m टू e टू द पावर mx
e to the power mx प्लस 4y डैश कितना है m e to the power mx माइनस 5y y है e to the power mx इक्वल्स 0, राइट ना। तो ये बन गई हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसमें से आप e की पावर mx कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा यहां पर, अभी ऑक्सिलरी बना रहे हैं, ठीक है ना, ऑक्सिलरी बना रहे हैं, तो ये बन जाएगी m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्या बनने गई है वैसी इक्वेशन जिसके हम रूट्स निकाल सकते हैं। रूट निकालने के लिए बोला है, हाँ जी, इसने रूट निकालने के लिए भी बोला है। तो आप इस इक्वेशन के रूट निकालोगे कि नहीं, निकाल पाओगे कि नहीं बताओ। निकल जाएगा रूट, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इसके रूट आप निकाल के बताइए, जिसको नहीं आता मैं सिखा दूंगा, लेकिन आना चाहिए यार, ये तो बेसिक है। और नहीं आएगा तो फिर भी मैं चलो इसके रूट्स निकाल दूंगा, ठीक है ना, बट आप फिर भी इसके रूट्स निकालिए, ये आपको आना चाहिए, दैट विल बी आंसर, ठीक है ना। क्योंकि भाई देखो, ये जो ए की पावर mx है, तो ये डिवाइड में आके वहां 0 बन जाएगी, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में आके 0 बन जाएगी। सो ये हमें सॉल्व करनी है। दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, स्पेलिंग पे चलो ठीक है, स्पेलिंग भी नो, दिस इज ऑक्सिलरी इक्वेशन, फाइन। तो ये अजम्पशन जो हमने मानी, समझ में आया ऐसे क्यों मानी है हमने, ताकि वो 0 बने, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। हम एक्स स्क्वायर मान लेंगे, सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो वो प्रॉब्लम है ना। एक क्वेश्चन और, अ बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड रिक्वायर्स 50 न्यूटन फोर्स जस्ट टू मेक इट मूव, मूव कराने भर की फोर्स लगाई गई है। तो फोर्स हमें गिवन है 50 न्यूटन। द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन सब जानते हैं, जब कोई बॉडी एक के ऊपर एक रखी गई हो, वो हल्के से मोशन होता है, रेस्ट पे रहेगी, बस उसका इरादा आ जाए चलने का जस्ट इंटेंशन बन जाए, तो फ्रिक्शन जो जनरेट हो रहा है ना अपोजिट में, वो स्टैटिक है, और चल पड़े तो काइनेटिक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दैट इज म्यू एस बिटवीन द ग्राउंड एंड द बॉक्स इज 2.25, ठीक है ना। कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉक्स, मास निकालना है, और जी की वैल्यू अपने को दी गई है, सही है ना। ठीक है, क्वेश्चन तो कर सकते हैं अपन। देखो कैसे, अगर एक बॉक्स ग्राउंड पर रखा गया है, हमने इस पे फोर्स लगाई जस्ट मूव कराने के लिए, तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा ऑपोजिट में, ठीक है। एक नॉर्मल रिएक्शन जिसके वेट के इक्वल आ जाएगा, दैट विल बी mg, ओके। तो जब हम फोर्स लिखते हैं कि हमने लिखी फ्रिक्शन फोर्स, तो ये कितनी होती है, ये होती है म्यू एस नॉर्मल, और फ्रिक्शन फोर्स और जस्ट ये दोनों, ये और ये, जब तक बॉडी रेस्ट पर है इक्वल ही होती है, ओके ना। चल पड़ती है तो वो बात की बात, लेकिन ये दोनों इक्वल होती है जब वो बॉडी रेस्ट पर है। सो इट इज योर 50, इट इज 0.25 एंड दिस इज m एंड 10। मैं अब एक सवाल पूछता हूं, m निकलेगा कि नहीं। इस m को निकालने के लिए 10th का 9th का बच्चा भी कर लेगा सॉल्व, ये आपको आना चाहिए भाई सॉल्व करने, ठीक है ना। मैं इसके लिए आगे सॉल्व नहीं करूंगा, और आप खुद करके देख लो, m की वैल्यू निकालनी है ना। हो जाएगा क्योंकि 0.5 डिवाइड में आएगा, तो कितना बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.25, पॉइंट आया 2 0 लगाया, 20 kg, सही है कैलकुलेशन, एक बार आप कर लेना, ठीक है ना, 20 kg। आगे बढ़ सकते हैं अपन एक क्वेश्चन के साथ। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस मच hits a bat, ओहो, after collision it moves in the opposite direction with an equal speed, calculate the impulse। impulse निकालना है। impulse क्या होता है, किसी को पता है, कमेंट में डाल देना जिसको पता हो। अब पता होना चाहिए यार, impulse होता है चेंज इन मोमेंटम। और अगर हम थोड़ी सी थियोरेटिकली बात कर लें, तो ऐसा बोलते हैं कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स जब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाई जाए, जैसे हमारी उंगली पे एक बाइक चढ़ के चली जाए, बहुत दर्द होगा। एक बड़ी फोर्स छोटे से अमाउंट के लिए, एक क्रिकेट बॉल को एक तेजी से आ रही है, हमने तुरंत पकड़ के रोक दिया, पीछे नहीं लाए हाथ पीछे लाते तो बात अलग थी, हमने तुरंत पकड़ के रोक दिया, मोमेंटम को सडन चेंज कर दिया, सो इट विल गिव यू लार्ज फोर्स, दैट इज इंपल्स। सो व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। इनिशियली हमें जो कंडीशन दी गई है वो दी है भाई, बॉल ऑफ मास दिस मच, बैट तो रेस्ट पर होगा, ऑब्वियस सी बात, 0.2 मल्टीप्लाई बॉल ट्रेवल कर रही है, 30 की स्पीड है, सही है ना। कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 kg मीटर पर सेकंड, दैट इज योर इनिशियल मोमेंटम। कोलिजन होता है, फिर बॉल जो रिवर्स डायरेक्शन में जाती है, तो ये आ जाएगा फाइनल मोमेंटम, माइनस लगा के लिख लो,
इक्वल स्पीड है, अगर स्पीड इक्वल है तो मास तो वो भी चेंज नहीं होगा। सो 0.2 वही सेम आंसर आएगा, बट माइनस में 6 kg मीटर पर सेकेंड। ये होगा भाई। हमें इंपल्स निकालना ना बॉल का ही, ठीक है, एक्सपीरियंस बाय द बॉल, इसलिए हमने बॉल की सारी कैलकुलेशन, बैट का हमने इन्वॉल्व नहीं किया है। क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द इंपल्स एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग द इंपैक्ट, तो बॉल के लिए निकाल रहे हैं, ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा इंपल्स, दैट विल बी योर 12 kg मीटर पर सेकेंड। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम माइनस लगाएंगे ना यहाँ पर, माइनस में आ जाएगी डायरेक्शन, वो तो बात की बात है, वो हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। यहां तक आप नोट कर लो बढ़िया से, हो गया। चलिए इसका आंसर लिखना सही क्या, गूगल ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, आइडेंटिफाई द डायरेक्शंस इन विच द फॉलोइंग 1D वेव आर ट्रेवलिंग। तो 1 डायमेंशन वाली वेव है। एक बात ध्यान सुनो, जब कोई वेव किसी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, तो उसका जो ये जो फंक्शन है, मैं मार्क कर लेता हूं, ठीक है ना, ये जो फंक्शन है इससे पता लगता है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। पहली बात, ये वेव तो भाई वाई के डायरेक्शन में जा रही है, पॉजिटिव वाई कि नेगेटिव वाई, वाई के डायरेक्शन में तो जा रही है, लेकिन पॉजिटिव वाई कि नेगेटिव वाई। तो सुनो, अगर यहां पर ओमेगा टी और के वाई, ये जो दो फंक्शन दे रखे ना, आर ऑपोजिट साइंस, अगर ये साइंस में ऑपोजिट हैं तो समझ लेना कि वेव इज ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। अगर सेम साइन है तो नेगेटिव में आ रही है। तो ये समझ में आ गया कहां पर जा रही है भाई, पॉजिटिव वाई में जा रही है। वो वेव बता दो जेड में जा रही है, लेकिन नेगेटिव की पॉजिटिव, दोनों साइन सेम है, तो नेगेटिव जेड में ट्रेवल कर रही है। बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ डैम्प्ड स्प्रिंग मास सिस्टम। डैम्प सुना है कहीं पर? ऑफ कोर्स आपने जब फ्लूइड्स चैप्टर पढ़ा होगा। देखो सिंपल सी बात समझाता हूं मैं कैसे। एक बॉल को जब हम ड्रॉप करें, वो पानी में जाए, तो जैसे ही वो पानी में टच होती है ना, उसकी स्पीड कम होने लग जाती है, तो वो उसकी स्पीड डैम्प हो जाती है, यानी कम होना स्टार्ट कर देती है। और ऐसे में आपने फ्लूइड्स के चैप्टर को पढ़ा होगा अगर, तो फोर्स कितनी लगती है भाई साहब, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा होगा कि जो फोर्स होती है डैम्पिंग की, ये वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, बाकी सब कांस्टेंट है। वेलोसिटी की फोर्स है ना, जो डैम्पिंग की फोर्स वो वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, रेडियस पे भी करती है, बट एनीवेज ये सारी चीज कांस्टेंट है, क्योंकि एक बॉल जो गिर रही है साइज में बड़ी तो नहीं जाएगी अचानक से, बस उसकी स्पीड ग्रेविटी की वजह से बदलती रहती है। बट ये जो v है इस पे डिपेंड करती है, बाकी सब कांस्टेंट। ये आपने पढ़ा हुआ स्टोक्स लॉ, है ना, 11th में होगा ये। So damping force depends on velocity. That's why I can say that according to Newton's law क्या बोलता है कि F net equals to m into a. ओके ना, ये होता है नेट फोर्स कितनी काम कर रही है। तो हम बोलेंगे कि सर देखिए, जब कोई सिस्टम डैम्पिंग कर रहा है तो डैम्पिंग की फोर्स प्लस कौन सा सिस्टम है ये, स्प्रिंग मास सिस्टम, उसकी फोर्स इक्वल्स टू m into a। डैम्पिंग की फोर्स किस पे डिपेंड करती है, वेलोसिटी पे। तो इसको हम लिख सकते हैं b इंटू वी। b इज ए डैम्पिंग कांस्टेंट, जो पूरा कांस्टेंट, वैसे तो ये फ्लूइड का कांस्टेंट है वो अलग है, इसको इससे रिलेट मत कर लेना, ये डैम्पिंग का कांस्टेंट है। सो b इज डैम्पिंग कांस्टेंट, ओके ना, डैम्पिंग कांस्टेंट। सो दैट्स व्हाई वी कैन से कि भाई ये हो गया b v माइनस, क्योंकि ऑपोजिट होती है, और ये भी माइनस में आ जाएगी, दैट इज के एक्स स्प्रिंग फोर्स, यू नो ना। सी ये जो m है इससे डिवाइड कर लेंगे इधर, तो भाई a को क्या लिख सकते हो, a को अपन लिख सकते हैं d2x बाय dt स्क्वायर, ये माइनस है, a के पास लेकर आओगे इट विल बी b बाय m v प्लस k बाय m x इक्वल 0। k लग रहा है ना, वो नहीं v लग रहा है यार, k बाय m, ओके ना, अब ठीक है ना। हाँ, तो ये बन गया हमारे पास, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ डैम्प्ड ऑसिलेशन।
हम इसको और अच्छे से लिख लें तो ये भी लिख सकते हैं कि d2x बाय dt स्क्वायर, ये जो b एक टर्म होती है, अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, अदरवाइज छोड़ देना, इसको b बाय m ही लिख लेना। तो यहां से ना जो b बाय m हमारे पास है वो निकलेगा तो 2 गामा, ये लिख सकते हैं। जिसका मन नहीं करता तो छोड़ दो, b बाय m लिख लेना, ठीक है ना। मैं 2 गामा लिख देता हूं, लेकिन आप b बाय m भी लिख सकते हो। और k बाय m जो है वो ओमेगा स्क्वायर होता है, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी। किसी को याद होगा अगर ऑसिलेशन पढ़ा होगा 11th में, 11th का ऑसिलेशन में k बाय m ओमेगा स्क्वायर होता है, जिसकी ओरिजिनल नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ना पता हो तो पक्का पूछना आपको कमेंट में, ओके ना। ये जो क्वेश्चन थे हमारे पास PYQ के, देखो बहुत आसान क्वेश्चन थे ये, अभी तो हमने फर्स्ट किया है, बस थोड़ा सा फोकस करो, अच्छे से पढ़ो, सीखो कैसे किया गया है। मैं सेकंड क्वेश्चन आपके साथ लेकर आऊंगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि वो सेकंड पार्ट में होगा, अच्छा होगा, लेकिन आप जब तक इनकी प्रैक्टिस करो। ये जून का PYQ है, हम ऐसे सारे PYQ डालेंगे, ठीक है, बने रहो हमारे साथ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए, तो पहला हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कहां से है, तो आंसर है सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जिन्होंने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं सीखा है, नहीं पढ़ा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, आप बस हमारे साथ यहां बने रहो और देखो कि सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं, ताकि आपको जो इस टॉपिक में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में सेकंड ऑर्डर को कैसे सॉल्व किया जाता है वो आपको आइडिया मिले। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकालना है। अगर हमारे पास ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता तो हम इसको मेथड ऑफ सेपरेशन वेरिएबल से कर सकते थे, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर है। अब इसको करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से सुनिए। हम ऐसे में जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास एक इक्वेशन मिलती है जो इसकी जनरल होती है, जिसमें दो सॉल्यूशन को हम मिक्स करके लिखते हैं, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को और दूसरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ये इक्वेशन को हम जब लिखते हैं तब जाके बोलते हैं कि इसका जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है। फिर से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे और पर्टिकुलर को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले इसकी एक जनरल इक्वेशन होती है, एंड दैट इज C1e टू द पावर, जो इसका फर्स्ट रूट आएगा, प्लस C2e और जो इस इक्वेशन का सेकंड रूट आएगा, ठीक है। और पर्टिकुलर इक्वेशन को हम जनरली कैसे सॉल्व करेंगे वो डिपेंड करता है हमारे पास RHS में किस तरह का इक्वेशन दी गई है। मैं समझाता हूं, सॉल्व करके समझाता हूं मैं। स्टार्ट करें, चलो। So first let's we solve for complementary function. So first for yc मैं लिख देता हूं, या इसके लिए हमें रूट चाहिए तभी तो इक्वेशन पूरी होंगी। और इस इक्वेशन को रूट में कैसे सॉल्व करते हैं या इनका रूट कैसे निकालते हैं ये मैंने सिखाया है, फर्स्ट में आपने सीखा होगा जो हमारे पास फर्स्ट वीडियो थी। अब यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, तो नाउ अब देखिए आप भाई, ये जो इक्वेशन है प्लस 4y डैश माइनस 5y, इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए, रूट निकालने के लिए हम इस तरह से इसको 0 के इक्वल मानते थे। और अब ये 0 कब बनेगा ये मैंने सिखाया था आपको, जब हम y को लेट करेंगे, लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर mx, या m की जगह कोई भी नंबर मान सकते हो, है ना, नंबर यानी वेरिएबल a b c d कुछ भी। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, इट विल बी m ए टू द पावर mx। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा, m स्क्वायर ए टू द पावर mx। यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए सबको, सही है ना। अब आगे सॉल्व करें, चलिए जरा वैल्यू पुटअप करो। यहां जाएगा m स्क्वायर ए टू द पावर mx प्लस 4, अब y डैश क्या है, m ए टू द पावर mx माइनस 5, y कितना है ए टू द पावर mx, और ये सब का सब 0 के इक्वल। अब यहां से e की पावर mx कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल ये बचेगा, क्योंकि e की पावर mx कॉमन लेके डिवाइड में कर सकते हैं। ये अपन ने सबने सीखा था जो फर्स्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन को बनाकर। इसको आप रूट्स निकाल लोगे, इसको फैक्टराइज कर लोगे तो ये आ जाएगा m माइनस 5m
-5 इक्वल्स 0। सही है ना? आप सॉल्व करोगे कितना आएगा? एग्जैक्टली। सो m की वैल्यू 2 आ गई, एक 1 और दूसरी -5, तो ये इसके रूट्स आ गए। हम रूट्स आ चुके हैं तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर सकते हैं। सो फर्स्ट इसको पहले थोड़ा सा हम स्क्वीज करते हैं साइज में। ठीक है, ये अपन सॉल्व कर चुके हैं। तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वेशन क्या बनेगी, मैं यहां लिख देता हूं। इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन हो जाएगी C1 e टू द पावर, इसकी पहला रूट क्या है x, प्लस C2 e टू द पावर सेकंड क्या -5, तो -5x। ये हो जाएगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन। ओके ना? अब इसके बाद हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में जो राइट हैंड पे हमें इक्वेशन दी गई है वो e की पावर 2x में है। राइट, 2 को हम कुछ भी नंबर मान सकते हैं। तो अब जिस तरह से फॉर्मेट दिया हुआ है हमें वही y यहां पर लेट करना पड़ेगा इसके लिए। तो मैं इसको डिफरेंट पेन से सॉल्व करता हूं मैं। सो फॉर दिस, फॉर पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेट किया हमने y इक्वल्स टू e टू द पावर 2x, जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है। क्लियर है? अगर ऐसा है तो इसका y डैश सिंगल डेरिवेटिव क्या होगा, 2 टू द पावर 2x। अच्छा, डबल डैश कितना होगा y, इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो 4a टू द पावर 2x। क्या ये बनेगा? इसमें किसी को भी डाउट हो तो प्लीज बताओ, लेकिन डाउट होना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल था। चलो अब सॉल्व करें। जरा इसमें वैल्यू रखो, y डबल डैश कितना है, ये रहा, ये बनेगा 4a टू द पावर 2x प्लस 4 यहां पर है ऑलरेडी, y डैश में 4 इंटू 2 8 a टू द पावर 2x माइनस 5y, y हमें दिया हुआ है, सो 5y की जगह पर a टू द पावर 2x इक्वल्स, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम राइट हैंड वाले को भी लिखते हैं, वहां जीरो नहीं करते, 7 टू द पावर 2x। अब अगर टू द पावर 2x यहां से कॉमन लीजिए तो क्या होगा, वो जो राइट हैंड में टू द पावर 2x है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स वाई हमारे पास क्या बचेगा, केवल 4a प्लस 8a माइनस 5a इक्वल्स टू 7, और a की वैल्यू कितनी आएगी, ये पूरा 7a हो जाएगा, और a की वैल्यू निकालेंगे इट विल बी 1। ठीक है ना? ये आ जाएगी। अगर ये आ गई है वैल्यू तो चलो अब इसको यहां पर पुटअप कर लो y में। अगर y में पुटअप करेंगे तो क्या जाएगा, y इक्वल्स टू a की जगह पे 1, और ये बनेगा e टू द पावर 2x। सही है ना? ये कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हमने भी निकाला है। हाँ, अब इनको हम मिक्स करके लिख देंगे, हमारे पास इसकी आ जाएगी जनरल इक्वेशन। तो वो क्या आएगी, चलो लिखते हैं इसको। तो इसका जनरल सॉल्यूशन बना y इक्वल्स टू, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपन ने सॉल्व किया था और वो ये था, C1 e टू द पावर x प्लस C2 e टू द पावर -5x, और पर्टिकुलर को सॉल्व किया, ये आ गया e टू द पावर 2x। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास होगा इसका सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन। आई होप कि ये बात क्लियर है आपको, देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, आगे करें। अब वो यहां जो क्वेश्चन है वो है इंक्लाइंड प्लेन प्रॉब्लम। कैसे सॉल्व करेंगे, करते। सो यहां पर हमारे पास क्लियरली दिया हुआ है कि अ बॉक्स ऑफ मास 30 kg इज बीइंग पुल्ड अप एन इंक्लाइंड प्लेन। तो एक इंक्लाइंड प्लेन पर लेट्स वी से कि इस तरह से है ना, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इस पर एक बॉक्स रखा हुआ है और इसको ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है। उसके बाद एट कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है। अब स्पीड कांस्टेंट का मतलब जो फोर्स इसको ऊपर खींच रही है तो एक फोर्स नीचे लग रही होगी, दोनों इक्वल होनी चाहिए।
इक्वल होंगी तब जाके यहां पर एक्सेलरेशन 0 होगा। इफ द इंक्लाइंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो यहां पर एक एंगल बन रहा होगा दैट इज 30 डिग्री, राइट। उसके बाद विद द हॉरिजॉन्टल एंड टेंशन दिस स्ट्रिंग इज 250 न्यूटन, यानी कि जिस रस्सी से इसको खींचा जा रहा है उसका टेंशन भी हमें दिया हुआ है 250 न्यूटन। चलो ये तो बात क्लियर है। कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ऑब्वियस सी बात कि जब ये बॉडी चलेगी, मूव करेगी, तो इसके ऑपोजिट एक फ्रिक्शन डेवलप होगा, और चलते हुए बॉडी में जो फ्रिक्शन डेवलप होता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है ना। तो यानी पीछे की तरफ, ये सरफेस के अलोंग, काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके, नाउ हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो हमारे पास ये फर्स्ट होगा, मैं यहां लिखता हूं, फर्स्ट है म्यू के, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द प्लेन, और ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम वो हम वहां बना रहे हैं, ठीक है। हमें यही सॉल्व करना है। अब थोड़ी सी कहानी को समझिए एक बार। यहां पर ग्रेविटी भी सपोर्ट करेगी, क्योंकि यहां पर नीचे की तरफ मास फोर्स लगेगी ग्रेविटी की mg, राइट ना। और जब mg फोर्स लगेगी तो ये जो प्लेन है बॉक्स को नॉर्मली कंप्रेस करेगा अप साइड में, है ना। क्योंकि जब भी कोई नॉर्मल की बात करते हैं तो प्लेन पर ये जो परपेंडिकुलर बन रहा है दैट इज नॉर्मल कंपोनेंट, जो इसका रिएक्शन मिलेगा, रिएक्शन, ठीक है ना, इसको रिएक्शन फोर्स बोल सकते हैं। तो ग्रेविटी फोर्स के कंपोनेंट करेंगे अगर, तो एक कंपोनेंट होगा, लेट्स बी से कि इस तरह से, इसके अलोंग, ठीक है। ठीक है, एक कंपोनेंट ऐसे होगा, तो दूसरा कंपोनेंट हमारे पास ये इस तरह से होगा अलोंग द काइनेटिक फ्रिक्शन। ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 होगा, फिर ये हमारे पास कितना होगा पता लगा सकते हैं आप, बहुत आसान है। उसके बाद ये एंगल आप पता लगाइए कितना होगा, क्या ये 30 डिग्री होगा, बिल्कुल होगा 30 डिग्री। और एंगल के सामने जो कंपोनेंट होता है दैट इज mg sin थीटा, और यहाँ थीटा कितना है हमें पता है, और ये कितना होगा mg cos थीटा, ठीक है ना। ये चीज हमने पहले सीखी हुई है बहुत अच्छे से, वेक्टर जब मैं पढ़ा रहा था आपको तब मैंने सिखाई थी। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम है। अब इस केस में एक चीज समझ में आ रही है कि जो 250 न्यूटन फोर्स है ना, 250 न्यूटन फोर्स, ये इक्वल यानी इक्वल एंड ऑपोजिट है इन दोनों के कॉम्बिनेशन के। बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन प्लस mg sin 30 डिग्री, सही है ना। और जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोली है, और मास भी हमें दिया हो 30 kg। तो हम पहले वैल्यू पुटअप करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर म्यू इंटू में नॉर्मल, म्यू के इंटू में नॉर्मल फोर्स प्लस m कितना है 30, जी की वैल्यू कितनी है 10, और साइन 30 कितना होता है 1/2। और नॉर्मल फोर्स कितनी होगी, नॉर्मल रिएक्शन इसके इक्वल होगा, क्योंकि बॉडी ऊपर और नीचे मूव नहीं कर रही है, इसलिए ये दोनों फोर्स इक्वल हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं एक चीज कि नॉर्मल जो फोर्स है वो mg cos 30 डिग्री के इक्वल होगा। सो 250 विल बी इक्वल्स टू म्यू के अपने को निकालना है, और ये बन जाएगा mg cos 30 डिग्री, वैल्यू पुट कर लेते हैं, m की वैल्यू 30, g की वैल्यू 10, और cos 30 √3/2, ठीक है। प्लस इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना आएगा, ये हो जाएगा 150, ठीक है ना। और यहां से इसको कट करेंगे अपन, ये भी आ जाएगा कुछ, वैल्यू सॉल्व करते हैं, यहां पर आ जाइए, यहां पर सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 250 इक्वल्स, ये 150 है ना, और म्यू के निकालेंगे तो ये यहां पर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 150 इक्वल्स म्यू के और 150 √3, 15 टाइम्स ऑफ 150 √3, या इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 0 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है ना, 100 आ जाएगा। उसके बाद यहां बचा म्यू के 150 √3, और जब इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0 कैंसिल, ये 15 डिवाइड में आएगा, 5 2 10, 5 3 15। सो म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई, चलो जगह बना के थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है।
यहां से म्यू के दैट कम्स 2/3 √3, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2/3 और √3 भी डिवाइड में आ जाएगा। और इसका ऐसे ऐसे यूनिट क्या बचेगी इसकी, तो आप बोल सकते हैं सर देखिए फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, म्यू के इंटू में नॉर्मल, ये भी फोर्स है ये भी फोर्स है, तो इसलिए केवल इसकी कोई यूनिट नहीं बचेगी, इट विल बी जस्ट अ नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ओके ना, तो हमारे पास ये आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। √3 को रेशनलाइज कर लेंगे अपन तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। बात क्लियर है? तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है हमारे पास और ये इसकी इक्वेशन इक्वेशन बन जाएगी, तो सॉल्व करने में आसानी पड़ती है। आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर से, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। ओके, नाउ अ स्टोन ऑफ मास 0.5 kg फिक्स्ड टू द एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज स्वंग इन अ वर्टिकल सर्कल। तो एक वर्टिकल सर्कल में इसको घुमाया जाता है, ठीक है, और इसकी जो रेडियस है इट कम्स टू बी 2 मीटर, ठीक है ना, घुमाया जाता है एट अ कांस्टेंट स्पीड, तभी सर्कुलर मोशन है, स्पीड हमें पता है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। हाँ, अब इसको कैसे भी घुमाया जाए, एंटी क्लॉक क्लॉक वो मैटर नहीं करता, इसमें दिया भी नहीं है, ठीक है। दो चीजें निकालनी है, कैलकुलेट द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एट हाईएस्ट पॉइंट एंड एट द लोवेस्ट पॉइंट। तो टेंशन निकालना है स्ट्रिंग में, थोड़ा सा कहानी को समझना कैसे होगा। जब हम किसी भी पत्थर से रस्सी को जोर से घुमाएंगे, जोर से जब उसको घुमाएंगे तो असल में यहां पर ये पत्थर जो है ना यहां से दूर जाना चाहेगा, ये बाहर की तरफ जाना चाहेगा। अब बाहर जाना जब चाहेगा तो ये जा नहीं पाएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग इसको बांध के रखी है। तो इसमें असल में ये बाहर तो जाना चाहता है लेकिन स्ट्रिंग ऐसे फैल जाती है, नॉर्मली ये ऐसे है। अब पत्थर को जैसे हम घुमाएंगे तो स्ट्रिंग ऐसे हो जाएगी, तो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल इसको रिवर्स खींचना चाहेंगे, ये जो रिवर्स खींचेंगे ना इसको, यही फोर्स इसकी टेंशन है, जो कि कैसे काम करेगी, डाउनवर्ड, और यहां ग्रेविटी भी नीचे की तरफ काम करेगी। लेकिन जो फोर्स को बाहर ले जाना चाहती है वो स्यूडो फोर्स, वो कौन सी है इसमें, सेंट्रीफ्यूगल, दैट इज mv²/r, ये होगी हाईएस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट की कहानी क्या होगी, देखो लोवेस्ट पॉइंट पे भी ये होगा कि पत्थर नीचे की तरफ जाना चाहेगा तो स्ट्रिंग ऐसे फैल जाएगी और फिर स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल्स को ऊपर की तरफ खींचना चाहेंगे, ये ऊपर की तरफ खींचना चाहेंगे, तो ये बनेगा इसका टेंशन। और ग्रेविटी कहां काम कर रही है, नीचे mg, और जो फोर्स इसको बाहर खींच रही है, जो लेकर जाना चाहती है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ये बात क्लियर है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं अपन, है ना। सो फर्स्ट वहां से इक्वेशन क्या बनेगी, t प्लस mg। अब ये कांस्टेंट स्पीड है यानी कि फोर्स आपस में कैसी है, इक्वल एंड अपोजिट, सो ये हो जाएगा mv²/r, और अगर हम टेंशन कैलकुलेट करते हैं तो ये हो जाएगा mv²/r माइनस में mg। क्लियर है बात, m बता दो कितना है, दैट इज 0.5, हमें v दिया हुआ है इसकी स्पीड, दैट इज 5 का स्क्वायर 25, डिवाइड में रेडियस भी हमें दी गई है 2 मीटर, माइनस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ 0.5 एंड ग्रेविटी की वैल्यू 10। हमें क्लियर, ठीक है। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो एक पॉइंट हटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 1 से 5, 5 4 से 20, तो 25/4 सेम वहां पर ही सिनेरियो कर सकते हैं अपन। तो ये क्या बचेगा, एट द हाईएस्ट पॉइंट इट विल बी 25/4, मैं लिख देता हूं यहां पर, एट हाईएस्ट पॉइंट माइनस 5, राइट, अपॉन 1, इसको रेशनलाइज कर लेंगे, रेशनलाइज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व कर लिया, 25 माइनस 20 इट विल बी 5 अपॉन में 4 न्यूटन। दिस विल बी टेंशन एट द टॉप, एट द हाईएस्ट पॉइंट। नाउ लेट्स वी कैलकुलेट एट द बॉटम पॉइंट। अब बॉटम पॉइंट पे यानी लोएस्ट पॉइंट पे कैलकुलेट करना हो, इक्वेशन आपको बनाने आने चाहिए। देखो मैं भी आपने कितना सीखा है, तो टेंशन को इन दोनों सम के इक्वल रख देना, यानी T इक्वल्स, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी जल्दी लिख दो कमेंट में, अदरवाइज आप घर पे कॉपी में जरूर सॉल्व करो। ये बनेगी mv²/r प्लस mg, वहां पर माइनस था, यहां प्लस है, तो ये थोड़ा सा खेल है, इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। ये आप सॉल्व कर लेंगे, इसलिए हम इसको आगे बढ़ते हैं लेकर।
नाउ वी हैव स्प्रिंग एनर्जी, एनर्जी कंजर्वेशन का। अब ये टॉपिक, इसमें क्वेश्चन जो हमारे सामने है, ये क्वेश्चन क्या कहता है भाई? स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी स्टेटमेंट देनी है। और क्या स्टेटमेंट होती है? ये कहती है कि इन दिस नेचर व्हिच इज नेचर इज क्लोज सिस्टम, सो एनर्जी कैन neither be created and nor be destroyed, only can be transformed into one form to the another। और अगर हम आइंस्टाइन की थ्योरी लगा दें तो ये भी साफ साफ बात है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो आप ये लिख भी सकते हो, ओके ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में आप ये लिख सकते हो कि इन दी आइसोलेटेड सिस्टम, या फिर पूरे नेचर के लिए, इन दिस नेचर एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी destroyed, yeah, but it can be transformed from one form to the another। Also from the relativity point of view, energy can be converted into mass। लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी destroyed however, या बट भी लिख सकते हो, however it can be transformed from one form to another। Also from relativity, आइंस्टाइन की जो थ्योरी है from relativity, और using equation equals mc square, energy can be transformed into the mass and vice versa। transformed into the mass and vice versa। तो ये तो हो गया मास एंड एनर्जी इक्विवेलेंस प्रिंसिपल। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन पूछता है तो ये वाली बात भी इसमें लागू करती है, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं आप। हाँ, इसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व कर ले क्या? ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट 3000 न्यूटन मीटर। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमें दे रखी है, दैट इज के, विच इज 3000 न्यूटन पर मीटर, इज प्लेस्ड वर्टिकली एंड कंप्रेस्ड। तो एक स्प्रिंग को जनरली इस तरह से रखा हुआ है इस सरफेस पे, उसके बाद इसको कंप्रेस कर दिया गया है इस तरह से। और कितना कंप्रेस किया है? ये इसने लिखा हुआ है 0.1 मीटर। तो इसको 0.1 मीटर से कंप्रेस किया गया नीचे की तरफ, ठीक है ना। अ बॉल ऑफ मास 0.2 kg इज प्लेस्ड ऑन इट। तो इसके बाद एक बॉल को यहां पर फंसा दिया गया है, ये, फिर उसको ऑन इट, एंड देन बॉल एंड स्प्रिंग आर रिलीज टुगेदर। तो इनको छोड़ दिया जाता है, फिर ये बॉल ऊपर की तरफ जाएगी, हम सबको पता है। डिटरमाइन द मैक्सिमम हाइट टू विच द बॉल राइज फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पोजीशन एंड इट्स मैक्सिमम स्पीड। तो दो चीजें निकालनी है, मैक्सिमम हाइट और इसकी मैक्सिमम स्पीड। मैक्सिमम स्पीड कब होगी? जब ये रिलीज किया गया है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी, स्पीड कम होती जाएगी, और मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0 हो जाएगी। जैसे ये मार्कर है, इसको अगर ऐसे उछाल दिया जाए तो ये उछल कर जब ये ऊपर की तरफ गया तो इसकी मैक्सिमम हाइट पे स्पीड 0, तभी लौट के नीचे की तरफ आता है ये, ठीक है ना। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि सर जो एनर्जी है वो कंजर्व्ड है। हमने इसको दबाया, स्प्रिंग को मिली पोटेंशियल एनर्जी, देन इसको काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम हाइट पे अगेन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये सारी चीज हम लिख सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो राइट लाइक हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, इक्वल्स हाफ एम वी स्क्वायर। जब इसको यहां से रिलीज किया जा रहा है तो हम उसकी स्पीड निकाल लेते हैं कितनी आएगी।
ठीक है ना, स्पीड कितनी आएगी वी कैन कैलकुलेट। के की वैल्यू हमें दी गई है 3000 और इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना है 0.1 और 0.1 इंटू 0.1 सही है ना। मास अपने को दिया हुआ है कि बॉल का मास है 0.2 kg, इसको उछाला जा रहा है और ये v स्क्वायर। सब पॉइंट हटाएंगे 100 आएगा, दिस विल बी कैंसिल्ड आउट बाय 2 zeros, ये 0.2 कैंसिल करेंगे 15 और तो v स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 150 मीटर पर सेकेंड। और जब यहां से v कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा 150 का अगर रूट निकालेंगे, चलो निकालते हैं। इसकी क्लोज कौन सा रूट होता है 15 का, ठीक है 15 का 125, 15 नहीं 15 का तो 225 हो गया, 12 का रूट है ना, ट्वेल्व का 144 प्लस में 6 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर रूट 12 प्लस 6 डिवाइड बाय 2 12 1/4 दैट इज 0.25, तो ये आ जाएगा 12.25 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगी इसकी स्पीड जब इसको रिलीज किया गया, इसकी मैक्सिमम स्पीड। अब इसकी मैक्सिमम स्पीड आने के बाद हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको किस हाइट तक पहुंचा गया है ये। तो हम डायरेक्ट इसको दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे, चलो बताता हूं मैं। एक mgh के तरीके से कर सकते हैं कि अगर आप हाफ के एक्स स्क्वायर को mgh के इक्वल रख दो तो भी हाइट आ जाएगी, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, है ना। और यहां पर v 0 जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, u आप निकाल चुके हो, दिस इज 150 इक्वल्स 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और मैक्सिमम हाइट अब आ जाएगी। 0 से 0 कैंसिल, इसको 15/2 करेंगे तो ये आपकी मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 7.5 मीटर के अराउंड, ठीक है ना मीटर। तो ये क्वेश्चन हो गया, आसान है करने में। ओके, तो आगे बढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फॉर मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस सो दैट द एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। भाई क्वेश्चन बहुत आसान है, बट पहले समझो कि सेंट्रल फोर्स होती क्या है। सेंट्रल फोर्स, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं मैं, ठीक है ना। कोई भी से भी मान लो, आप इलेक्ट्रिक चार्ज ले सकते हो। चलो मैं इलेक्ट्रिक चार्ज लेके बताता हूं मैं। एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। तो इन पे जो फोर्स लगेगी वो इनकी लाइन जॉइनिंग पे लगेगी, यानी कि चार्ज जब मूव करेंगे या एक्सेलरेट करेंगे तो वो इसके अलोंग ही मूव करेंगे, ऊपर नीचे मूव नहीं करेंगे। तो ऐसे फोर्सेस जो दो पार्टिकल के लाइन जॉइनिंग के अलोंग काम करती है, दैट इज सेंट्रल फोर्स। सो इन डेफिनेशन वी कैन से द सेंट्रल फोर्सेस आर दोस व्हिच एक्ट्स टुवर्ड और अवे इन द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू पार्टिकल, है ना। अगर प्लस हुआ तो अवे, माइनस है तो टूवर्ड, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सेंट्रल फोर्स की अगर हम जनरल इक्वेशन लिखें पर्टिकुलर, तो वो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी कोई भी फोर्स होगी लाइक Gm1m2/r², ये कुछ भी हो सकती है, लेकिन ये r पे डिपेंड करेगी क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सही ना भाई, आपने पढ़ा होगा कि जो ग्रेविटी फोर्स है वो कितनी होती है, दैट इज Gm1m2/r², और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखा तो r कैप। ऐसे ही जो कूलम्स फोर्स है वो भी k q1 q2/r² होती है, यानी कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है और ये इसका यूनिट वेक्टर होती है। ये f वही है, ये f यही है, ओके ना। इसकी हमें नीड नहीं है, बस हमें किसकी नीड है, ये वाला पार्ट, क्योंकि हमें जनरली बनानी है। अब इसके लिए जो भी सेंट्रल फोर्सेज हैं, है ना, हमें पर्टिकुलर तो बोला नहीं कि ग्रेविटी के लिए करो या फिर कूलम्स फोर्स के लिए करो, जनरली। इसलिए अब इसको हमें सॉल्व करना है। एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, ये बताना है। अब आपको एक चीज पता है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, या कोई भी मोमेंटम कांस्टेंट कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स 0 होती है। और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट कब होगा, जब टॉर्क 0 होगा। तो चलो टॉर्क निकालते हैं। सो टॉर्क इज इक्वल्स टू r क्रॉस f वेक्टर, राइट। r क्रॉस f कितना भाई, यहां पर फोर्स ये रही f जो r पे डिपेंड कर रहा है, साथ में इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है ना। मैं इसको लिख देता हूं अच्छे से यहां पर। ये r पे डिपेंड कर रहा है और ये फोर्स बना वेक्टर बनाने के लिए इसका यूनिट वेक्टर, ओके ना। ये अब आप देखो, ये r और ये r,
दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट है। अगर ऐसा है तो हम इसको जीरो कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी और साइन जीरो जीरो होता है। सो फॉर दैट रीजन नाउ वी नो कि एंगुलर मोमेंटम is equals to torque and which is zero. If this condition satisfies, then you can say the angular momentum is conserved. This condition says that angular momentum is constant or conserved. ठीक है ना, तो ये कंजर्व है या कह लो कांस्टेंट है। तो ये बात क्लियर हुई आपको कि सेंट्रल फोर्स कोई से भी हो, वो अगर वेक्टर की जो बोलो कि डिस्टेंस आर वेक्टर है वो सेम होगा तो वहां पर वो जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अलाउंग होगी, दैट्स व्हाई इट विल बी जीरो। क्लियर ना। अब एक ये क्वेश्चन है सैटेलाइट वाला, ये क्वेश्चन भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है। इसको सॉल्व कैसे करना है, मैं इसका एक आइडिया देता हूं, आप इसको सॉल्व करोगे। एक सैटेलाइट है जिसका मास 2000 kg है, वो एक ऑर्बिट में मूव कर रही है, इसमें हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकालनी है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितनी होती है भाई, ये होती है काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। और जब कोई भी ऑब्जेक्ट या सैटेलाइट अर्थ के अराउंड घूम रही है तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होती है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस में पोटेंशियल एनर्जी जी m1 m2 अपॉन में r। मैं m1 m2 ना लिख रहा हूं, मैं इसको लिख रहा हूं मास ऑफ सैटेलाइट एंड मास ऑफ अर्थ, और जहां सैटेलाइट घूम रही है वो डिस्टेंस भी दे रखी है, दैट इज a। अब ये जो इक्वेशन है हाफ एम वी स्क्वायर, वेलोसिटी कहीं भी मेंशन नहीं है, तो वेलोसिटी को आप निकाल सकते हो ऐसे। वी नो कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बाइंड होकर किसी के अराउंड घूमता है तो वहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स काम करती है, एंड दैट इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि दोनों एक ही जैसी हैं। और किसी को लगे कि सर ये कौन सा टॉपिक कैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको ना भाई साहब अगर आप दिल से देख रहे हैं, समझ रहे हैं वीडियो कि हमें कुछ जानना है, सीखना है, तो आप पूछेंगे। इसलिए मैं इसको पूरा नहीं बता रहा, क्योंकि मुझे भी जानना है कि कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस चीजों को जानने में कि कैसे फॉर्मूले बने, इनकी डेरिवेशंस कैसे आई। आप पूछेंगे तभी मैं इसको बताऊंगा, ये आप सबकी ड्यूटी है। इसको हाफ कर देंगे, यहां भी हाफ कर देंगे, तो ये बन गया हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसके प्लेस पर हम वो लिख सकते हैं, एंड दैट इज 1/2 जी मास ऑफ सैटेलाइट मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस जो हमें दे रखी है, और हमें पोटेंशियल एनर्जी पता ही है कितनी है ये। अब देखो ये पूरा टर्म 1 है और ये भी सेम है, लेकिन ये आधी है, तो एक में से आधा गया, आधा बचेगा, लेकिन एक बड़ा है साइन तो इसके आगे माइनस लगा, माइनस लगा लेंगे, ठीक है ना। ये इसमें वैल्यू रखनी है और देन आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करनी है, एंड दैट विल बी अवर आंसर। ओके ना, हमें सारी चीज दी गई है। इसको आप राउंड ऑफ करके 7 के राउंड कर लेना, इसको 6 के राउंड कर लेना, कैलकुलेशन में आसानी पड़ेगी। और किसी को जानना है कैलकुलेशन कैसे करनी है तो आप सब पूछिए, ओके ना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप पूछें इस चीज को। चलिए ये तो होगा हमारे थर्ड क्वेश्चन तक कंप्लीट, लेकिन अगर आपको आगे भी सीखना जो कि मैं सिखाऊंगा, सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है, वेव्स का टॉपिक हमारे पास है। अब इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया अ साइनोसॉइडल वेव इज डिस्क्राइब्ड बाय। अब एक साइनोसॉइडल वेव क्या होती है, तो एक ऐसी वेव जो आपने जनरली इस फॉर्म में देखी होगी या फिर ऐसे देखी होगी, जिसमें साइन या कॉस का फंक्शन इन्वॉल्व होता है। यहां पर क्या दे रखा है, तो आंसर है वाई। वाई क्या है, वाई बताता है कि जो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट कर रहा है ये उसकी लोकेशन के बारे में बताएगा, ठीक है ना। फिर से वंस अगेन देखिए ये वेव कैसे बनी, एक पार्टिकल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, एक ही पॉइंट पर जब एक पार्टिकल ऐसे करके ऑसिलेट करता है तब ये एक वेव जनरेट होती है, ठीक है ना। इस तरह से अगर वो आगे जा रहा है तो ऐसे, अदरवाइज वो एक ही जगह पर ऑसिलेट करेगा। फिर से वाई क्या है, तो आंसर है ऑसिलेशन ऑफ पार्टिकल, ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आई मीन। तो हमें ये दे रखा है कि जो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट है वो x और t यानी कि पोजीशन और टाइम दोनों पे डिपेंड करती है। कैसे करती है ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चंस को देखिए, ये दे रखा है 3.0 साइन
ब्रैकेट में 3.5t माइनस 2.01 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया है कैलकुलेट द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव। अब इन सब चीजों को अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो सुनिए, सबसे पहला हमें निकालना है वेवलेंथ। इसमें जितने भी टर्म हम देख रहे हैं उसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। क्लियर है? अब ये ओमेगा क्या है? तो आंसर इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर स्पीड। के क्या होता है? प्रोपगेशन कांस्टेंट या फिर फेज कांस्टेंट। प्रोपगेशन कांस्टेंट भी हम इसको बोल सकते हैं। ये होता है के। और टी क्या है? टाइम। एक्स क्या है? ऑब्वियस सी बात की जो आगे की तरफ जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट। वाई क्या है? जब पार्टिकल अपनी वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। एक्स क्या है? कि वो ऑसिलेट करते हुए आगे जा रहा है, तो किसी पॉइंट पर क्या डिस्प्लेसमेंट है वो एक्स बताएगी। सबसे पहले वेवलेंथ ये कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको बता दूं कि एक रिलेशन होता है। वी नो कि जो के है प्रोपेगेशन कांस्टेंट वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है। ओके ना? यहां से निकालेंगे। नाउ वेवलेंथ कितनी होगी? लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई बाय के। कितनी होगी? अब अच्छा, 2 तो 2 है, पाई की वैल्यू रख दो। के की वैल्यू कितनी है? यहां से बताओ 2.01। ओके ना? अप्रोक्स 2 मान लो, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो इसकी जो वैल्यू है 22/7 3.14 के अराउंड आएगी लगभग। ओके, लगभग, क्योंकि हमने 2.01 को अप्रोक्स माना है और ये फिजिक्स है। फिजिक्स में बिना एरर के कोई कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं होती है, तो थोड़ी बहुत एरर चलती है। लैम्डा निकाला है वेवलेंथ, इसलिए इसका आंसर किस में आएगा? मीटर में। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, इसको आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट, अब हमें क्या फाइंड करना है? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी के लिए भी आप जानते हैं एक फॉर्मूला। अगेन वी नो, ये सारे के सारे क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड हैं। ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा बाय 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है? ओमेगा 3.5 है, रिलेट कर लो। 3.5 डिवाइडेड बाय 2 और इसकी वैल्यू 3.14 के अप्रॉक्स। सेम कर लेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट के डिवाइड करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल गिव यू फ्रीक्वेंसी। एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव वो भी निकाल लो। इसके लिए भी एक फॉर्मूला जानते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। v इक्वल्स टू होता है ओमेगा बाय के। ठीक है, ओमेगा बाय के। अब यहां से देखो, हम आप एक चीज पूछ सकते हैं आप कि सर एक फॉर्मूला और होता है v इक्वल्स टू एक्स बाय टी। इसको क्यों नहीं यूज किया? इसको इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां पर x का x है और t का t है। ठीक है ना? हमें वैल्यू गिवन नहीं है। ओमेगा और k की वैल्यू गिवन है। ओमेगा कितना है? ओमेगा है 3.5, k कितना है? 2.01। करेक्ट ना? 2.01। तो इसको आप देख लो और इसको सॉल्व कर लो, दैट विल बी योर आंसर मीटर पर सेकेंड में। क्या ये क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर 4 था ये हमारे पास, उसका ए पार्ट। आगे कर सकते हैं अपन। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखिए जरा, डिफाइन द सेंटर ऑफ मास फॉर एन एन पार्टिकल सिस्टम। अब बहुत सारे पार्टिकल हो तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट क्यों यूज करते हैं ये पढ़ा दिया है मैंने। अच्छा, होता क्या है जरा इस बात को सुनो। वी नो, जब हम एक बात करते हैं कि भाई अगर एक बॉडी है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल तो हर जगह ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अब एक ऐसा पॉइंट, हम एक ऐसा पॉइंट उस बॉडी में मानते हैं जिस पर हम फोर्स लगाएं। ठीक है, जिस पर हम फोर्स लगाएं तो वो वही इफेक्ट देगा जैसा पूरी बॉडी पे लगाया जा रहा है। तो क्या होता है ये? तो आंसर है, हम लिख देते हैं इसको सेंटर ऑफ मास, है ना? COM लिख लेते हैं। सेंटर ऑफ मास इज सपोज्ड टू बी अ पॉइंट वेयर, नहीं सपोज पॉइंट नहीं करते, हम करते सेंटर ऑफ मास इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेट। ठीक है, पॉइंट
ठीक है, कर सकते हैं। ओके, सपोज टू बी पॉइंट वेयर एंटायर मास ऑफ द बॉडी इज लोकेटेड। where entire mass of the body is located, जहां पर सभी बॉडी का मास हम लोकेटेड मानते हैं, इट मींस इट विल गिव द सेम इफेक्ट एज वी अप्लाई फोर्स ऑन द एंटायर बॉडी, राइट ना। तो ये सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन हम बात कर सकते हैं, बट हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है, इसको छोड़ दो आप। कैलकुलेशन में आप ध्यान दोगे, इसने बोला लोकेट द सेंटर ऑफ मास फॉर अ सिस्टम ऑफ 4 पार्टिकल। 4 पार्टिकल का सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, लेकिन 4 पार्टिकल कहां पर हैं? तो आंसर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर, और उस स्क्वायर की साइड 2 मीटर है, मतलब ये रहा वो स्क्वायर, ठीक है। ये पॉइंट ए, लेट्स से बी, सी एंड डी, हमने ऐसे ऐसे पॉइंट मान लिए। अब इसके बाद ए जो है उसका मास है 1 kg, ये भी मान लिया। बी का हमने 2 मान लिया, सी का मास 3 kg मान लिया, और डी का मास 4 kg मान लिया। तो सेंटर ऑफ मास कहां होगा? अगर सबका मास इक्वल होता तो सेंटर ऑफ मास सेंटर में आता, बट ये सबका मास इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। स्क्वायर की साइड हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज 2 मीटर, ठीक है। तो सारी साइड 2 मीटर होगी कि स्क्वायर है। अब कैलकुलेट करने के लिए आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी कि भाई देखो, इसमें x और y 2 डायरेक्शन में है ये, तो हमें दोनों डायरेक्शन में निकालना पड़ेगा। 4x, पहले x में निकाल लेते हैं। और निकालते वक्त सेंटर ऑफ मास को जब समझाया था, मैंने पढ़ाया था, तो मैंने ये बताया था कि देखो, अगर हम कभी भी सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले एक ऑरिजिन सेट करना पड़ेगा। ऑरिजिन यानी कि वो पॉइंट जहां से सारी कैलकुलेशन की जाएगी। तो हमने कहां कर लिया? डी पर। तो यहां लिख लो लेट ऑरिजिन बी एट डी। डी पर ही क्यों किया? क्योंकि हम सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट पर कंसीडर करते हैं जहां पर चारों में से किसी एक मास पर, चाहे वो डी पर, चाहे सी पर, चाहे बी पर, चाहे ए पर। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन से बच जाते हैं। क्योंकि अगर डी के लिए सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे तो वो उसकी लोकेशन 0 ही आएगी, एक्स में भी वाई में भी। इसलिए हम किसी 4 में से एक मास पर कंसीडर करते हैं। तो अब एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या बनता है? m1 r1, हम r को हम यहां पर क्या लिख रहे हैं? x, क्योंकि हम इसको x में कर रहे हैं। m2 x2, m3 x3, m4 x4, ठीक है। मैं x4 को नीचे लिख देता हूं, प्लस m4 x4। डिवाइड में क्या होता है? सभी बॉडी का टोटल मास, m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, राइट। चलो, m1 कौन है? हम a को मान लेते हैं। 1 2 3 4, ओके ना। लेट्स बी से दिस इज 1 2 3 एंड d इज 4। तो मास 1 कितना है? आप कहेंगे सर 1 kg है। x में कितना दूर है? तो आप देखोगे d से a जो है वो x में कहीं भी दूर नहीं है, वो केवल y में दूर है। तो x में कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि वो केवल ऊपर की तरफ है, आगे या पीछे, लेफ्ट राइट नहीं है। प्लस m2 कितना है? मास 2 है हमारे पास, 2 kg, मल्टीप्लाई x में कितना है? x में 2 है और बस y में 2 है ना। देखो अब ध्यान से, हम इसको ये नहीं बोलेंगे कि इतना दूर है, ये तो डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मैं केवल x में पूछ रहा हूं कि x में कितना दूर है, तो वो यहां से यहां आ जाओगे। जब यहां से यहां जाओगे तो ये x में इतना दूर है, यानी कि 2, प्लस m3 कितना है? 3, ये x में कितना है? 2, क्योंकि ये भी 2 है, ओके ना। और m4 वो 4 kg है, और 4 कौन है? d, और d खुद से कितना दूर है? कहीं भी नहीं। टोटल मास कितना हो जाएगा? 1 2 3 6 4 10, कितना आया? ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 2 4, 3 2 6, 4 और 6 10, 10/10 करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 मीटर आ जाएगा, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर में गिवन है। क्या एक्स में क्लियर है?
ऐसे ही y में करना है। चलो y में कर लेते हैं यहां पर m1 y1, ये रहा m1 कितना 1, y में कितना है 2 मीटर, प्लस m2 y2, m2 कितना है 2, और वो y में कितना है, तो आंसर है 2। m3 कितना है 3, और वो y में कितना है, तो आंसर है y में नहीं है, केवल ये x में दूर है ना, x में दूर है तो y में 0, और 4 वाला ये खुद, ये y में कितना है, ये अपने आप से कहीं दूर नहीं है, और डिवाइड में टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 4 और 1 5। ठीक है ना, 2 प्लस ये 2 2 4, राइट, डिवाइड में 10, 6 बाय 10 इट इज 0.6 मीटर। क्या ये सही है, एक बार चेक कर लें। ठीक है, तो डी से ये 0.6 मीटर आ रहा है। अगर आप ए से करोगे तो कुछ और आंसर आएगा, बी से करोगे कुछ और आएगा, डी से ठीक आया। ये 2 है, ठीक है, और ये भी 2 मीटर पर है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्स में और वाई में लोकेशन आ चुकी है। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन क्या आ गई, तो आंसर है 1 एंड 0.6। कहां से, फ्रॉम डी, फ्रॉम डी। ए से करोगे तो कुछ और आएगा, याद रखना, चाहे तो ट्राई कर लेना, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आसान थे, अब थोड़ा वेव्स वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये इंटरेस्टिंग है। क्यों, देखो ये क्वेश्चन जो है ना इस टाइप के, आपने इससे पहले कभी किए होंगे या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी देखिए क्या है। द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 2 ऑर्थोगोनल हार्मोनिक ऑसिलेशन। अच्छा, ऑर्थोगोनल हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या होते हैं, समझो। अगर कोई चीज एक्स में ऐसे ऑसिलेट कर रही है, तो अगर कोई चीज वाई में कर रही है ऑसिलेट, ठीक है ना, ये एक्स में और ये वाई में, एक्स में वाई में, तो ये ऑर्थोगोनल है, यानी आपस में एक दूसरे के राइट एंगल। समझ में आई बात। ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड अलग अलग है, एक का A1 एक का A2, और इनका एम्पलीट्यूड रेशियो में दिया हुआ है, दैट इज 2:1 के रेशियो में। नहीं, अनइक्वल तो है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो आर इन द रेशियो 2:1, तो ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो 2:1, ठीक है। देखो दोबारा पढ़ो, द फ्रीक्वेंसीज आर इन द रेशियो 2:1, ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो है। These oscillations are applied simultaneously on a body, एक बॉडी पर एक साथ लगाए गए हैं। कैसा होता है ये सब सुनो। अगर मान के चलो कि मैं एक बॉल को हवा में लटका के रखूं इस तरह से, ठीक है ना, ये कोई भी बॉल, मैंने इसको एक्स में धक्का दिया तो वो आगे पीछे मूव करेगी, फिर मैंने इसको ऐसे धक्का दिया तो वो ऐसे ऐसे जाएगी, और जब मैं इस काम को कैसे कर रहा हूं, तो दोबारा सुनो, मैं इसको एक्स में धक्का दूंगा, मेरा एक साथी उसको वाई में धक्का देगा उसी समय, तो वो कैसे जाएगी बॉडी, वो ऐसे ऐसे ऐसे, यानी अजीब तरह से मोशन करेगी, राइट ना। तो जो इसका मोशन होगा वो एक कॉम्प्लेक्स मोशन होगा। वो मोशन कैसा होगा, इस चीज को अपन निकालेंगे। फिर से, अगर कोई बॉडी सीधी लाइन में चलती है तो उसका हम मैथ में से जो मैथ्स करते हैं उसकी, यानी मैथमेटिकल इक्वेशन बनाते हैं, तो उसमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर 1 होती है, यानी कि y = x+2 इस तरह से होती है। कोई पैराबोलिक बनता है तो कैसी होती है, x² + 2 करके, है ना। अब हमारे पास इसका मोशन कैसा होने वाला है, हमें वो निकालना है। कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ देयर इज नो फेज डिफरेंस। नो फेज डिफरेंस का मतलब कि जब एक्स वाई में धक्का दिया गया तो दोनों एक साथ धक्का दिया गया, ऐसे करके, ये एक्स में ऐसे, ये वाई में ऐसे, ठीक है ना, ऐसे करके। और उसके बाद ऑब्टेन द नेचर ऑफ पाथ, तो पाथ का नेचर निकालना है, यानी कि इस तरह से इक्वेशन बनानी है कि इसका पाथ कैसे होने वाला है, बाय द रिजल्टेंट मोशन ऑफ द बॉडी, यानी एक्स और वाई दोनों की वजह से जो पाथ बनने वाला है अपने को वो कैलकुलेट करना है। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, हम करें सॉल्व। चलो, इसको एक्स वाई दोनों में धकेला जाता है ना। फ्रीक्वेंसी का रेशियो गिवन है, तो हम ये कह सकते हैं कि मान के चलो कि एक एक्स में है तो ओमेगा एक्स वो कितना है 2 टाइम्स नेचुरल, जो भी फ्रीक्वेंसी मान लो, वो ओमेगा मान लो, लेट
कि जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा है, तो ये जो रेशियो फ्रीक्वेंसी का रेशियो 2:1 है, तो वो हो गया उसका 2 गुना। y कितना हो जाएगा इसका 1 गुना। तो ये हो गई इसकी फ्रीक्वेंसीज जो हमें गिवन है, ये डाटा हमें गिवन है कि इनका रेशियो इस तरह से दिया हुआ है। फिर डिवाइड करोगे, रेशियो करोगे 2:1 आएगा, है ना। और फेज डिफरेंस 0 दिया हुआ है। तो अपन चलो सॉल्व करते हैं इसको। और ने बोला कि एम्पलीट्यूड अलग अलग है। अगर ऐसा है कि एम्पलीट्यूड अलग अलग है तो हम ये लिख सकते हैं भाई साफ साफ। पहले x के लिए 4x, देखो ऐसी कैलकुलेशन हमेशा दो पार्ट में करो, x के लिए अलग y के लिए अलग पहले, ठीक है ना, फिर आगे देखेंगे क्या होगा। तो हमने लिख दिया, मान के चलो कि x इक्वल्स टू a साइन, ऑसिलेशन वाला पार्ट है ये, साइन के बाद क्या आता है ओमेगा टी, इसका ओमेगा कितना है 2 ओमेगा मल्टीप्लाई टी। क्या ये बात क्लियर है? होनी भी चाहिए ना, अच्छी बात है ये। और 4y, डाउट आए तो भाई देखो आप पूछना जरूर, ठीक है ना, कमेंट में। y के लिए अब देखो एम्पलीट्यूड अलग अलग है, सेम एम्पलीट्यूड होता तो मैं a को a लिखता, लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड अलग अलग बोला गया है ना, ये ऑफ अनइक्वल एम्पलीट्यूड। फिर साइन और उसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी। क्या ये बात क्लियर है? ऐसे ही बनेगी इक्वेशन। हाँ, अब ऐसी अगर बन जाएगी तो देखिए, अब हमें दोनों को मिला के पाथ निकालना है, दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं, यहां पर भी ओमेगा टी यहां पर भी, तो मैं ओमेगा टी की वैल्यू निकाल लेता हूं, क्योंकि हमें अगर पाथ ट्रेस्ड निकालना है तो आप जानते हो एक चीज की सर देखो, कभी भी कोई ऐसी इक्वेशन लिखी जाए जो पाथ को बताती है तो उसमें टाइम कभी नहीं आता, टाइम आ जाएगा तो पाथ टाइम के साथ बदलता जाएगा। फिर से जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 का अगर ग्राफ प्लॉट करोगे तो आप बना सकते हो, टाइम अगर इसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे, यानी कि यहां पर अगर टाइम लेकर आ जाओगे तो ये ग्राफ जो है वो टाइम के साथ चेंज होता जाएगा, और ऐसा हम नहीं चाहते कि ग्राफ टाइम के साथ कभी ऐसा बन रहा हो, कभी ऐसा बन रहा हो, कभी ऐसा बन रहा हो, तो हम नहीं चाहते वो चीज, तो टाइम को हटाना पड़ता है, तो टाइम को एलिमिनेट करना पड़ेगा ना। तो क्या आएगी क्वेश्चन, साइन ओमेगा टी, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे ओमेगा टी को, तो ये आ जाएगी y अपॉन बी, आ जाएगी y अपॉन बी, एग्जैक्टली हम वहां पर पुट कर सकते हैं ना। मैं आगे क्या करूंगा, थोड़ा पहले छोटा कर देता हूं इसको, फिर जगह बनेगी, करते हैं हम। ठीक है, इसको हम इधर रख देते हैं। अब देखो ऐसा कुछ आ गया, और जो ये पहले वाला फॉर्मूला, ये एक्स वाला, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ठीक है ना, एक्स वाला फॉर्मूला, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं आगे, देखो कैसे, एक्स इक्वल्स टू ए, आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा पहले, बोलो क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्या सही कह रहा हूं मैं? तो वैसे लिखेंगे अपन इसको, है ना। तो क्या हो जाएगा ये 2 साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा टी, ये आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। हमारे पास साइन ओमेगा टी को तो हम रिप्लेस कर सकते हैं, और कॉस के लिए यहां से बना लो रिलेशन, यू नो कि कॉस ओमेगा टी की वैल्यू निकालोगे आप तो कितने आएगी, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना है y अपॉन बी, ये आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो हम कॉस ओमेगा टी ये लिख सकते हैं, इसलिए देयरफॉर x इक्वल्स टू 2a साइन ओमेगा टी की जगह पर y अपॉन बी मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा टी की जगह पर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। क्या ये बात सही है? अभी y की वैल्यू अपने को इवेल्युएट करनी, क्योंकि हमें इससे पता लग जाता है कि जो वेरिएबल उसकी पावर कितनी है। यहां पर y के लिए निकालेंगे, ठीक है ना, हम x के लिए भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास वेरिएबल कौन है, y, जो चेंज होगा अकॉर्डिंगली, कि x की वैल्यू कितनी है तो y इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अपने को, है ना। तो सॉल्व करते हैं y के लिए, यहां पर करते हैं, देखो यहां पर रूट लगाए तो दोनों का स्क्वायर कर देता हूं मैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स 2 का स्क्वायर 4, ये बनेगा ए स्क्वायर, ये बनेगा वाई स्क्वायर, नीचे बनेगा बी स्क्वायर, सब पे स्क्वायर आ जाएगा और ये रूट हट जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
बी स्क्वायर, ऐसा बनेगा। अब सारे वाई एक तरफ एक्स को एक तरफ कर लेते हैं ना, तो ये इधर आ जाएगा बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइड में 4a स्क्वायर इक्वल्स, ये डिवाइड में आ गया, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, ये बन जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, है ना, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे इस पूरे की, तो ये बन गया, इससे मल्टीप्लाई उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई की पावर 4 अपॉन में बी की पावर 4, ऐसा बनेगा। ठीक। अच्छा आगे देखो जरा, हमारा आंसर आ चुका है, इसको थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, इसको जो माइनस है ना वाई की, जो हाईएस्ट पावर वाला है उसको पहले लिख लो प्लस में, इसको इधर लेकर आओगे तो बन जाएगा वाई की पावर 4 बी की पावर 4, ये वाला प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, लास्ट में क्या बचा कांस्टेंट, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। वैसे तो एक्स भी चेंज हो रहा है साथ में, कोई बात नहीं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, ठीक है ना, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब आप एक सवाल बताओ, वेरिएबल एक्स भी है वेरिएबल वाई भी है, लेकिन वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर कौन सी है, वाई की, यानी कितनी पावर है 4। तो जो 4 पावर वाला ग्राफ होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको हम लिसेजिस फिगर बोलते हैं। इसका ग्राफ जनरली ऐसा बनता है, ऐसा कुछ है ना, जब पावर 4 होती है तो ऐसा ग्राफ बनता है। तो ये होगा इसका पाथ ट्रेस जो y की पावर 4 की वजह से बनेगा, ये आपको शो करना पड़ेगा। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो जरा, एक और क्वेश्चन हमारे सामने, ये है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील जानते हैं क्या होती है? जनरली आपने देखा होगा, जैसे गन्ने वाली जो मशीन होती है, वहां पर एक बड़ा सा चक्का होता है गोल सा, है ना, जो घूमता रहता है कंटिन्यू, इस तरह से होता है एक, तो ये फ्लाईव्हील होती है, ठीक है ना। अब ऐसा फ्लाईव्हील को समझ लो कि जैसे मान के चलो कि साइकिल का टायर है, उसको ऐसे पकड़ लो, वो ऐसे घुमा के, उसको ऐसे हाथ मार के घुमाओ तो वो फ्रीली घूम रहा है, बस एक्सिस के अलोंग, तो एक एक्सिस के अलोंग वो फ्रीली घूमेगा, तो फ्लाईव्हील की तरह काम करेगा। तो हमें बोला है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ फ्लाईव्हील अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें गिवन है 5 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। इट इज इनिशियली एट रेस्ट एंड देन कनेक्टेड टू अ मोटर। इसको एक मोटर से कनेक्ट किया गया, अगर मोटर से कनेक्ट किया तो उसके बाद क्या है, विच डिलीवर्स अ कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 40 न्यूटन मीटर, यानी कि जो मोटर है, मोटर्स को घुमाने के लिए एक टॉर्क बना रही है, और टॉर्क इसमें कितना बनवा रही है 40 न्यूटन मीटर का, यानी कि फोर्स लगा रही है इसमें घुमाने के लिए, है ना, रोटेशनल फोर्स। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द मोटर ऑन द व्हील आफ्टर द व्हील हैज गॉन थ्रू 10 रिवॉल्यूशंस। तो पहला क्या निकालना है, वर्क डन, ठीक है, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी गिवन है आपको, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस यानी कि टोटल चक्कर कितने लगा है 10 रिवॉल्यूशन। उसके बाद और क्या पूछा है, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द व्हील एट दैट टाइम, एंगुलर स्पीड निकालनी है, एंगुलर स्पीड, ये भी क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। सबसे पहले वर्क डन सोचो क्या होता है, आपने पढ़ा है कि सर वर्क डन जो है वो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई कॉस थीटा, राइट, इस तरह से वर्क डन हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये रोटेशन का पार्ट है, तो यहां पर वर्क डन कितना होगा, तो आंसर है टॉर्क इनटू में थीटा, ओके ना, टॉर्क इनटू में थीटा। जब इसको मोटर घुमाएगी, ठीक है, किसी भी इस फ्लाई व्हील को, तो उसमें जो एंगल इसके साथ में बनेगा वो टॉर्क और घुमाने के लिए एंगल वो 90 डिग्री पे बनेगा, सॉरी 0 डिग्री पे पैरेलल होगा, ठीक है, टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो एंगल के अलोंग होगी। चलिए बात छोड़ दो, लेकिन वर्क डन जो कैलकुलेट करना है ना अपने को, तो टॉर्क इनटू में थीटा लगेगा फॉर्मूला, ओके ना। ये फॉर्मूला, ये जो टॉर्क है वो कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। अगर ये वेरिएबल होता तो हम इसको इंटीग्रेट करके करते, इसको तब हम ऐसे लिखते कि dw इक्वल्स टू टॉर्क डी थीटा। अगर ये वेरिएबल होता, अगर टॉर्क बदलता, लेकिन टॉर्क की एक फिक्स वैल्यू दे दी है तो ये कांस्टेंट है, इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला, ओके। तो वर्क डन निकाल लो, टॉर्क कितना है 40, एंगल कितना हमें नहीं पता, तो निकाले एंगल। अब ये बताओ, जब एक चक्कर घूमेगा पूरा, है ना, जब ये एक चक्कर पूरा लगाएगा तो कितना एंगल लगाएगा 2 पाई, हमारे पास कितना चक्कर है 10, तो एक रिवॉल्यूशन के लिए 2 पाई का एंगल,
हमारे पास कितने रिवॉल्यूशन है 10, तो 10 में कितना होगा एग्जैक्टली 20 पाई एंगल बन जाएगा ना, 20 पाई रेडियन, क्योंकि पाई लिया है ना 2 पाई, और 2 पाई क्या होती है एंगल की ऐसा यूनिट, दैट इज रेडियन में, तो 20 पाई रेडियन। तो कितना आंसर आ जाएगा 800 पाई। जो वर्क डन की इसमें यूनिट क्या लिखेंगे बताओ, तो आंसर है टॉर्क और थीटा की डिस्प्ले। हमारा टॉर्क किसमें नापते हैं न्यूटन मीटर में, तो न्यूटन मीटर रेडियन ये भी लिख सकते हैं अपन। लेकिन वर्क डन की जो यूनिट होती है वो क्या होती है जूल। अब चाहे वो रोटेशन हो चाहे वो लीनियर हो, वर्क डन की यूनिट हमेशा किस में नापते हैं जूल में, तो ये बात याद रखना, इसलिए ये हमारा हो गया वर्क डन। क्लियर है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो करना है वो है एंगुलर स्पीड। ये कैसे निकालेंगे, चलो ये भी देखते हैं। इसमें स्पीड आपने कहां पढ़ी है एनर्जी में, एनर्जी ये आ चुकी है हमारे पास। तो सेकंड पार्ट करने के लिए हम लगाएंगे फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। अब जो फॉर्मूला होता है मैं यहां लिखता हूं वर्क डन यानी एनर्जी का हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, यही तो होता है भाई वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये इनिशियली रेस्ट पर है, जीरो कर दो। ये तो होता है लीनियर में। रोटेशन में आते ही मास बन जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v क्या बन जाता है भाई एंगुलर स्पीड, और अपने को ये निकालना है। ये मैं थोड़ा अलग अलग कर देता हूं इसको ताकि आपको सेम ना लगे, ठीक है। एक है वर्क डन और एक है एंगुलर स्पीड। कितना वर्क डन है हमारे पास 800 पाई, हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है 5, और ओमेगा स्क्वायर कैलकुलेट करना है। अब बताओ क्या हो नहीं जाएगा आपसे, ये हो जाएगा ना, ये 5 से काटोगे 160 पाई, मल्टीप्लाई करोगे 320 पाई, और ये ओमेगा स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखकर इसको हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी रूट में, ठीक है करके। ये आप सॉल्व कर लेंगे इसके आगे, तो आ जाएगा रेडियन पर सेकंड में इसका आंसर जो हमें निकालना है, ठीक है। इसका रूट में आप निकाल लेना, या तो मैं निकाल देता हूं, चलो ठीक है ना। 320 मल्टीप्लाई 22 डिवाइड में 7, और इसको हम ओमेगा निकालेंगे तो ये रूट में आएगी वैल्यू इस तरह से। चलो रूट से निकालता हूं मैं, ठीक है ना, वैल्यू को जगह बना लेते हैं। ठीक, इधर बन जाएगी जगह ना। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे। ओमेगा निकालेंगे तो 320 को हम ब्रेक करेंगे। अब 320 का एलसीएम निकालो कितना आता है 2 की पावर ना 2 इंटू 2। ये सिंपल तरीके से लिख लेते हैं 4 इंटू 4 इंटू 2 है ना, कितना हो गया 32 इंटू में 10, 320 मल्टीप्लाई अगेन 22 है हमारे पास, 22 को 2 इंटू में 11 डिवाइड बाय 7। अब बात करो, देखो यहां पर 2 बार 4 है, एक बार बाहर आ जाएगा, ये 2 और ये 2 2 बार हैं तो एक बार आ जाएगा बाहर। अंदर कितना बचा 110 बाय 7, ठीक है। तो यहां आ जाएगा ये 8, 110 को रूट से, अच्छा इसको काट के डिवाइड कर लो, कितना आएगा 7 से, 7 से डिवाइड कर लो। लगभग 15.6 राइट ना, यानी कि हम इसको 16 के अराउंड मान सकते हैं। 16 के अराउंड आ रहा है तो, लेकिन ये 16 से कम आएगा 15 पॉइंट के अराउंड, इसलिए मल्टीप्लाई में हम जो भी करेंगे वो 4 से कम होगा। लेट्स से 3.6 मान लेते हैं, ठीक है, इतना आएगा। और अगर 4 होता तो 32 आता, 4 से कम है तो इसको अप्रोक्स मान लेना 3 यानी 31 करके कुछ 31 करके इतना। और क्या निकाला हमने ओमेगा, तो रेडियन पर सेकेंड। क्या लॉजिक समझ में आया। देखो इसको सॉल्व किया अपन ने तो ये 15.6 आ रहा है, यानी 16 के अराउंड, लेकिन 16 नहीं है। 16 होता तो 4 बन के बाहर आ जाता, रूट से आ जाता 4 बन के बाहर, लेकिन 4 से कम है तो मैंने ये लिख दिया। अब 4 होता तो ये 32 होता, लेकिन 4 से कम है तो 32 से कम लिख दिया अपन ने, 31.17 उसके क्लोज लिख दिया हमने।
तो ये जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पास, ये जून पीवाईक्यू का जो भी सीरीज थी 2024 की, पूरा कंप्लीट होता है इसमें। ठीक है, तो जून 2024 में सारे के सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं उसके पीवाईक्यू। अब करेंगे दिसंबर 2025 के, उसके लिए बने रहो हमारे साथ। ठीक है।